नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी और एस टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी में खास करके आपका आदिकाल में अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रवरदायी, ये तीन कवि ऐसे हैं इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है एस टेट में भी और बीपीएससी टीचर का हिंदी का एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे, तो उसी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन। अब हाँ, आइए हम देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में ये 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? तो कह रहा उनका जन्म पटियाला में हुआ था। ये पटियाला देखिए पंजाब में है, तो पटियाला में हुआ था या नहीं दोस्तों? तो देखिए नहीं हुआ था पटियाला में। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी में अगला ऑप्शन में निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हाँ, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में थे, एक थे। हाँ, ये भी सही है। अब उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नहीं भाई, ये फारसी नहीं, ये बात बोले थे पर फारसी नहीं बोले थे, ये हिंदी में बोले थे कि हिंदी में पूछो। समझ गए? तो ये वाला गलत हो जाएगा, बात समझे? तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 और 3। 2 और 3 किस में है? देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या है, 2 और 3 है। ठीक है दोस्तों, हम आपको समझा दिए कि सी वाले में 2 और 3 हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग को बहुत सारा ज्ञान अमीर खुसरो के बारे में पता चल गया। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। कब हुआ था? 1253। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में सही थे, वे निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। यहाँ देखिए 55 लिखा हुआ है, 55 मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 53 होना चाहिए, समझे? 55 की जगह क्या होना चाहिए? 53। तो खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, यहाँ 3 ही मान लीजिए, हम अब कितना लिखे, एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ? देखिए वहाँ पे क्या था? पटियाला में। पटियाला पंजाब में पड़ता है, पर ये पटियाली एटा है उत्तर प्रदेश में, एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। याद रखिए, क्योंकि अक्सर पूछ दिया जाता है अमीर खुसरो का जन्म के बारे में कि जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो, विद्यापति और चंद्रवरदायी, ये 3 से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा मैं देखा हूँ TRE 1, 2, 3 का, हिंदी का और एस टेट का। तो इसीलिए आप देख लीजिए दोस्तों। और उसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो। देखिए क्वेश्चन में क्या था? फारसी में पूछो। तो ये हिंदी के बारे में, हिंदी के खड़ी बोली हिंदी पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं अमीर खुसरो, तो ये हिंदी में कहते हैं पूछने के लिए। इनका कुछ ग्रंथ है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। खलीगबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ और सुखने और गज़ल, ये सब पूछा जाता है कि कौन सा मुकरियाँ किसके द्वारा लिखा गया था। आप याद रखिएगा कि अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका UGC नेट में पूछा गया था। तो नेट में पूछा गया था, घबराइए, ईजी लेवल का प्रश्न है, इसलिए हम आपका BPSC में भी पूछ सकता है। नेट के नाम सुन करके मत डरिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन चंदन वाला रास के रचयिता हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो आपको आंसर दिख ही रहा है, आशुगु हैं। कौन है? आशुगु। अब याद कैसे रखेंगे? चंदन वाला रास आदिकाल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट किताब है, ग्रंथ है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा इसके लेखक कौन है। आदिकाल के बहुत सारे रचना है। तो चंदन वाला रास, तो चंदन समझ गए। अब आशुगु मैंने जब कोई चंदन लगाता है तो ऐसे याद रखिएगा, चंदन वाला रास। तो चंदन वाला रास में याद रखिएगा दोस्तों, रास, चंदन वाला रास। तो अब देखिए यहाँ चंदन वाला रास और आस एक जैसा लग रहा है कि नहीं सुनने में? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, रास और आस, चंदन, या ऐसे करके भी हम लोग दिमाग रख सकते हैं। जब चंदन आ गया तो चंदन से हम लोग क्या ट्रिक बना लेंगे कि आ जाओ चंदन, आ जाओ, आ से बना देंगे आशुगु। समझ गए दोस्तों? आ से आशुगु। इनके रचयिता कौन है? आशुगु। चंदन कोई लड़का का नाम है, उसको हम लोग बुला रहे हैं चंदन वाला रास को। चंदन आ से क्या हो जाएगा? आशुगु। समझ गए? इस तरह से हम लोग ट्रिक बना करके याद रखेंगे। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों। इसीलिए आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा UPPSC डिग्री कॉलेज में, UPPSC GIC में, नेट में, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चंदन वाला रास के रचयिता कौन है? तो आशुगु। चंदन को हम लोग बुला रहे हैं कि चंदन आ से हो जाएगा आशुगु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है जीव दया रास, ये भी याद रख लेंगे। अब कुछ और ग्रंथ है, इसको भी हम लोग याद करेंगे।
देखिए यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको पढ़ने से यही लाभ हुआ कि हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और यहाँ पे देखिए किताब में सब लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ऐसे हमको ये सब याद भी है, मत समझिएगा कि देख देख के पढ़ा रहा है, बहुत बड़ा तुम काम थोड़ी कर रहे हो, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो खराब लग रहा हो दोस्तों तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम देख देख करके इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे पास PDF नोट्स हमको फिर हाथ से बनाना पड़ेगा। और किताब वाला जो PDF होता है, देखिए ओरिजिनल किताब वाला है, तो किताब वाला ये जब PDF है तो ये स्पष्ट आपको दिखता है, इसीलिए हम आपको ले आए हैं। और दिक्कत क्या, आप खुद से पढ़ लीजिए, यहाँ से रिवीजन कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, आपको हम समझाएंगे बेहतर तरीके से। नेमिनाथ रास, इसको कौन लिखे? मुनि सुमतिगण, याद रखिएगा, मुनि सुमतिगण। ये पूछ सकता है, सब रचना आदिकाल के हैं, पूछे जा सकते हैं। तो नेमिनाथ याद रखिएगा। नेमि किसका है? सुमतिगण। सुमति माने याद रखिए, सुमति किसी का नाम है, बात समझे ना। तो नेमि जब आए, नेमि माने क्या हुआ? नाम। नेमि किसका नाम है? सुमति का, ऐसे करके याद रखेंगे, सुमति। ठीक है, तो कुछ कुछ ट्रिक बना के याद रखेंगे दोस्तों कि नेमि मने किसी का नाम है, वो नाम किसका है? सुमित का है। नेमि सुमित, इधर आओ, तो इस तरह से याद रखेंगे। रेवंत गिरी रास, तो रेवंत गिरी क्या है? रेवंत गिरी में याद रखेंगे, गिरी जब आ गया ना दोस्तों, गिरी मने क्या होता है? पहाड़ होता है ना, गिरी। तो जैसे गिरिराज हिमालय, तो गिरी मने होता है पहाड़। पहाड़ पर कोई चढ़ जाता है तो अपने आप को सोचता है हम विजय पा गए हैं। विजय, पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, आप जानते हैं। तो गिरी से याद कर लेंगे विजय, पहाड़ पर चढ़ करके महसूस होता है कि हम विजय पा लिए हैं। या पहाड़ माने क्या होता है? एक ऊंचाई है, ऊंचाई पर जब लोग पहुंच जाते हैं उसको लगता है हम विजय हो गए हैं, सफल हो गए हैं। तो गिरी से याद रख लेंगे विजय, विजय सेंचुरी। ट्रिक हम बस आपको बताते जा रहे हैं। श्रावकाचार, क्योंकि ऐसे आप ये लोग याद करेंगे तो ये रटते रह जाएगा, मर जाइएगा याद करते करते, भूल जाइएगा बार बार। मरना नहीं, हम सॉरी ऐसे ही बोल दिए थे। श्रावकाचार, तो श्रावकाचार देवसेन होगा। श्रावकाचार में क्या है? देवसेन। देखिए श्रवण करना माने सुनना, सुना किसका जाता है? देवता की बात को सुना जाता है, ऐसे हम लोग याद। देवता माने कुछ श्रेष्ठ लोग, बात समझे। ये हम भगवान का देवता बात नहीं कर रहे हैं, मैंने एक हम ट्रिक बना रहे हैं। श्रावकाचार माने श्रवण, श्रावकाचार से समझिएगा श्रवण आ रहा है ना आगे में, तो श्रवण माने सुनना। सुनते हम लोग किसको? देवसेन को, देवता को सुनते हैं, इसलिए देवसेन हो गया। ठीक है। स्थूलिभद्र रास, अब स्थूलिभद्र रास में क्या होगा? स्थूलिभद्र में जिन धर्मसूरी। स्थूल मने क्या होता है? जो चीज़ें हम लोग को दिखता है वो स्थूल उसको कहते हैं। और जिन मने इसका उल्टा हो गया, जिन हम लोग को दिखाई नहीं देता। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि स्थूली से क्या हो जाएगा? जिन। जिन भूत प्रेत को कहा जाता है जिन, समझे ना। ये सब देखिए सच कितना है झूठ कितना वो सब हम नहीं जानते हैं, पर हम बस आपको हम ट्रिक बनाने के लिए ये सब चीज़ों को जोड़ जाड़ दे रहे हैं कि आप लोग कम से कम याद हो जाए। ठीक है, तो स्थूली भद्र, स्थूल बने जो हम लोग को दिखाई देता है, और उसका उल्टा क्या कर देंगे? जिन। जिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है कहा जाता है, तो स्थूली भद्र को जिन धर्म सूरी से कर लेंगे। ठीक है। अब चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो पृथ्वीराज रासो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेट में पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये मत समझिए कि नेट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, आप बताएं। चंद्रवरदाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा जाता है इनसे प्रश्न। तो पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग किया गया बताइए दोस्तों? तो ये कवित छंद। देखिए और इसमें और भी 4-5 छंद का प्रयोग किया गया है, नहीं समझिए सिर्फ कवित है, और भी है, पर यहाँ का इन चारों में क्या है? तो इन चारों में कवित हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इसको विस्तार से देख लेते हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग है, 68 प्रकार के छंद हैं। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया था? 68 छंद, याद रखिएगा दोस्तों, जिनमें दूहा, कवित, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा, ये सब है। ये सब फिर छप्पय, चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रवरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? समझ गए? तो छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए हम आपको न्यास पढ़ा रहे हैं कि इससे आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा व्याख्या देखने से। तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी अगर माने हैं तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य भी माने हैं, प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को माने हैं, और इसके लेखक चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माने हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम आपको देखिए बहुत अच्छा से बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है बताइए? ये भी विद्यापति हमारे बिहार के कवि हैं, इसलिए विद्यापति से BPSC में और स्टेट में प्रश्न आता है।
तो विद्यापति कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? विद्यापति मैथिली भाषा में लिखे और अवहट भाषा में। तो मैथिली भाषा में इनका क्या है? पदावली है। क्या देखिए, यही देखिए आंसर भी आपको डीएसएसबी में देखिए क्वेश्चन पूछा है। डीएसएसबी का एग्जाम होने वाला है पीजीटी का, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपके बिहार बीपीएससी में भी काम आने वाला है। ये मत समझिए सिर्फ डीएसएसबी और नेट ये सब का क्वेश्चन हमको क्या काम आएगा। अरे भाई, हिंदी साहित्य सब जगह एक ही जैसा पूछा जाता है। तो मैथिली भाषा में पदावली लिखा गया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो तब ना मजा आएगा। विस्तार जब हम लोग नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा क्या है। ये विस्तार से आप एक प्रश्न समझिए कि 4-5 प्रश्न को देख रहे हैं, अगर विस्तार व्याख्या को देख रहे हैं तो पदावली की रचना मैथिली भाषा में आप लोग देख लिए। इनका जन्म कब हुआ था? 1300-1350 ईस्वी में, समझ गए। ऐसे इनका जन्म कहा जाता है कि 1352 में हुआ है। ठीक है, पर 1350 आप लोग शॉर्टकट में याद रखिए ना। तो विद्यापति के जन्म और शैव संप्रदाय के कवि थे। ये भी पूछा जाता है कि किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय, शिव जी का मतलब विद्यापति के बारे में क्या कर रहा है? शैव संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं कब पूछ दिया जाएगा कि विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? ये कवि थे तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह, ये दोनों राजा के यहाँ रहते थे। ठीक है, इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की। 3 भाषा में, संस्कृत में कुछ रचना इनका है, फिर अवहट भाषा में, अवहट जो है अभ्रंश से निकल करके आता है अवहट, और फिर मैथिली भाषा में भी है। मैथिली मैंने बिहार के हैं इसलिए इनसे प्रश्न पूछा जाता है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, देखिए इनका कीर्तिलता है, कीर्ति पताका अवहट भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में? अवहट में है। और कीर्ति पताका में ये शिव सिंह के बारे में, कीर्ति पताका में शिव सिंह का, और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का। ये देखिए हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, कीर्तिलता कीर्ति सिंह से और शिव सिंह का कीर्ति पताका से संबंध है। मतलब कीर्तिलता में लिखे थे ये सब पूछा जाता है, इसलिए हम बार बार आपको हम बता रहे हैं। बहुत सारा बात देखिए यहाँ पे नहीं भी लिखा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आप ये मत समझिए कि देख देख के पढ़ा रहा है, कौन सा बड़ा काम कर रहा है, सब नहीं है भाई। हमको भी ये सब सारी चीज़ें याद है। मैं खुद नेट JRF हूँ हिंदी से, तो आप हमारा योग्यता पे कहीं भी किसी भी तरीके से संशय मत कीजिएगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें गलती से बोला जाता है, वो अलग विषय है। वो हड़बड़ में कभी माइंड मिस्टेक से बोला जाता है, पर हम आपको गलत कभी पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, और ये बड़े बड़े शिक्षकों से भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। हम तो अभी छोटे मोटे हैं, हम शिक्षक भी नहीं, आपके साथी हैं, दोस्त हैं। ठीक है, अब देखिए गंगा वाक्यावली या पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में रचना है। ठीक है, अब पदावली क्या है इनका? पदावली मैथिली भाषा में, याद रखिएगा, पूछता है इससे प्रश्न, इसलिए हम बता रहे हैं। पौमचरियू में किसका वर्णन मिलता है? देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी में पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये राम जी का रचना है। क्या है इसमें? राम जी का। पौमचरियू में राम जी के चरित्र के बारे में लिखा गया है। पौमचरियू में राम का वर्णन है। पौमचरियू कौन लिखे हैं? स्वयंभू। कौन लिखे हैं इसको? याद रखिए, पूछा जाता है पौमचरियू के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। समझ गए दोस्तों? स्वयंभू, ये एकदम याद रखिएगा। स्वयंभू अब कैसे याद रखें? स्वयंभू, तो भू मने क्या होता है? भू मने भूमि, या भूमि में क्या रखते हैं? पौम मने पैर, या इस तरीके से याद रखिए, ट्रिक बना रहे हैं बस। तो भूमि, स्वयंभू मने भू मने भूमि, अब भूमि पे हम लोग पैर रख करके चलते हैं, इसलिए पैर, पौम से पैर हो गया, तो पौमचरित, इसलिए याद रखिएगा। इसे पदमचरित या जैन रामायण कहा जाता है। समझिए जैन का रामायण, जैन धर्म का समझिए एक तरह से रामायण है। पदमचरित भी इनको कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है, पूछ देगा कि पौमचरित की भाषा क्या है, तो अपभ्रंश है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें 5 कांड है। कितने कांड है? 5 कांड। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। तो ये जैन धर्म की रचना है, और इसमें राम जी के कथा को जैन धर्म में प्रस्तुत करके बताया गया है कि देखिए राम भगवान कितने महान थे। ये जैन धर्म में भी राम भगवान का गुणगान किया जा रहा है। देखिए कितना अच्छा बात है। अमीर खुसरो की पहेलियां मुगरियां किस भाषा में है? देखिए अमीर खुसरो बताया था, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, अब विद्यापति आपके बीपीएससी और स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकाल के कवि में अमीर खुसरो की पहेलियां मुगरियां किस भाषा में दोस्तों? तो ये खड़ी बोली में है, खड़ी बोली हिंदी में है। अमीर खुसरो देखिए आदिकाल के कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ अभी बताए थे आपको, 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इनका वास्तविक नाम कभी कभी पूछा जाता है, अबुल हसन है। वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? अबुल हसन। किसके चेला थे? निजामुद्दीन औलिया के चेला थे। निजामुद्दीन औलिया का निधन जब हो गया, उसके 6 महीना के अंदर इनका भी निधन हो गया था। इसीलिए लिखते हैं एक लाइन, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। समझ गए? तो ये कहते जब तुम्हारा गुरु ही चल गया था, ये गुरु की याद में, वियोग में मर गए थे, इनका निधन हो गया था गुरु की याद में। सोचिए कितने महान थे अमीर खुसरो कि गुरु की याद में ये भी चल दिए दुनिया से।
अब अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं, ये आदि कवियों ने शुरुआत के कवि, खड़ी बोली समझ गए। इनका पहेलियाँ मुकरियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों, हम बता दिए। देखिए इनका कुछ कुछ रचना इंपॉर्टेंट है, खलीग बारी, पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सखुने, गजल, ये सब इनका इंपॉर्टेंट है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिंगल भाषा पूछा जाता है, डिंगल और पिंगल भाषा क्या है? तो डिंगल भाषा का अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। देखिए अपभ्रंश और राजस्थानी जब मिल जाएगा तो डिंगल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश इसमें ज़्यादा साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। ये डिंगल भाषा में कौन लिखा है? डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थान के ही दो प्रकार हैं, डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं मिलती है। देखिए याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा था, डिंगल शैली में वीर रस की रचना, जो वीरता की बात जब होगा ना समझिए डिंगल शैली में लिखा हुआ है। कहाँ की है डिंगल शैली फेमस? राजस्थान की है। ठीक है, और जबकि श्रृंगारिक रचना, जो प्रेम संबंधित जब रचना होगा राजस्थान के किताबों में, तो समझिए वो पिंगल भाषा में लिखा गया। पिंगल में क्या होगा? ब्रज और राजस्थान, राजस्थानी भाषा प्लस ब्रज जब मिला रहेगा तो समझिएगा पिंगल है, और राजस्थानी और प्लस अपभ्रंश है। दोनों में देखिए आपका राजस्थानी रहेगा, पर जब अपभ्रंश मिल गया तो क्या हो गया? डिंगल। डिंगल मतलब एकदम समझिए ढिचाक करके एकदम लड़ाई वीर रस की जब बात हो जाए समझिए वो डिंगल है, समझ गए। अब पिंगल मने क्या हो गया? ये जब श्रृंगार की रचना हो गया, जब प्रेम संबंधित जब बातें होंगी तो समझिए पिंगल हो गया। प से प्रेम, प से पिंगल, याद रखिएगा इस तरह से, पिंगल, प से प्रेम, प से पिंगल। अब पिंगल में क्या होता है? ब्रज भाषा में से, ब्रज भाषा आप जानते हैं कितना मीठा होता है, तो इसलिए ब्रज भाषा यूज किया जाता है। ब्रज प्लस राजस्थानी जब दोनों मिल जाता है तो पिंगल हो जाता है, याद समझ रही है। अब पिंगल मने क्या? प्रेम, पिंगल से प्रेम, और पिंगल में क्या हो रहा है? ब्रज भाषा। प्रेम की भाषा तो हमेशा मधुर ही होती है। देखिए हम इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते, जितना हम समझा दिए दोस्तों, कितना ऐसे ही हम बोलते रहेंगे आपके लिए। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? अभी देखिए बताए थे, क्या था? एटा, बताए थे ना, उत्तर प्रदेश के एटा में इनका जन्म, और पटियाली नामक गांव था, पटियाली नामक गांव में हुआ था, एटा में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब हम लोग आगे भी चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ। इनके द्वारा रचित ग्रंथ बताए 12 खलीग बारी, दो सकुने, पहेलियाँ मुकरियाँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये सब हम बता दिए आपको, इसलिए आप एक ही बात को कितना दोहराएंगे। अब देखिए, अब हम लोग आगे याद करेंगे हमीर रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा डी, सारंगधर। हमीर रासो, तो हमीर रासो पूछा जाता है, हमीर रासो रचनाकार कौन है? सारंगधर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? हमीर, हम क्या हैं? सारंग हैं, सारंग, हम सारंग मने याद रखिएगा, सारंगधर। तो सारंगधर हम क्या हैं? हम सारंग रखे हैं, सारंग मने होता है ऐसे, आप समझिएगा। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे हमीर रासो जो है, हम सारंगधर, तो इस तरह से हमीर रासो को सारंगधर से याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर को बताया है आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी ग्रंथ प्राकृतिक पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मी है, जो कि छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की थी। राहु सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसकी घोषणा की थी। सब उतना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, विद्यापति किस भाषा में काव्य रचना किए हैं? अभी देखिए बात किए थे हम लोग, तो विद्यापति मैथिली भाषा में। कौन भाषा में? मैथिली में, संस्कृत में और अबहट में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। इनका जन्म 1350 में हुआ था, मैंने 1352 में हुआ था। ठीक है, मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। देखिए याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली को पढ़ करके क्या कहे कि नागिन की लहर है, वो क्या है? नागिन की लहर। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? हिंदी के लिए तो आप लोग बता सकते हैं हिंदवी है। क्या है? हिंदवी। अमीर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो किसका चेला थे? निजामुद्दीन औलिया का। अब ये बताए थे आपको। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, जान ही रहे हैं। दो सपने, ये तो बार बार कितना हम दोहराया था। कीर्तिलता की भाषा क्या? देखिए इंपॉर्टेंट है, कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अबहट। क्या है? या अबहट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अपभ्रंश। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपभ्रंश से ही अबहट बनता है, तो इसलिए मिश्रित अपभ्रंश हो जाएगा। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किए हैं।
ठीक है, किसके वीरता का? तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का, ठीक है। और तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह का रचना की है, ठीक है। पताका फहरा रहा है किनका? शिव सिंह का, ऐसे याद रखिएगा। शिवाजी मने है ना, तो समझिए शिव सिंह मने शिवाजी का पताका फहरा रहा है, ठीक है। तो इसलिए शिव सिंह अगर आ जाए तो कीर्ति पताका मने शिव सिंह, और कीर्ति लता मने समझ जाइएगा क्या? कीर्ति सिंह, ठीक है दोस्तों। तो कीर्ति से तो याद ही हो गया, कीर्ति सिंह हो गया, एक में लता मने कीर्ति सिंह का, ठीक है। अब कितना बोले? बालचंद विजयी भाषा, देखिए ये बालचंद विजयी भाषा दोनों ही लगई दुज्जन हासा, तो ये किसके है? ये किसकी रचना है? तो हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों। अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो कीर्तिलता ग्रंथ से है, जो लाइन था किससे है? कीर्तिलता ग्रंथ से है, ठीक है। अब इसको आज थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। तो कीर्तिलता से है, ठीक है। यह भट्ट में रचित ग्रंथ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धबाग कवि कहा, इंपॉर्टेंट लाइन है। और कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है, कि जो कहता कीर्तिलता, लता मैंने क्या? लता में क्या होता है? भृंग भृंगी मैंने समझिए कि जो तितली वगैरह होती है, भृंग भृंगी भौरा वगैरह कहाँ होता है? इस तरह से हम लोग याद करेंगे। लताओं में होता है, लता मैंने झाड़ी, और वहीं पे क्या लता? कीर्तिलता में किसका रचना, किसके बारे में लिखा गया? कीर्ति सिंह के बारे में, ठीक है। तो ये भृंग भृंगी के संवाद के रूप में बताया गया इनको। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको कहते हैं श्रृंगार रस का सिद्ध बाग कवि, ठीक है दोस्तों। अमीर खुसरो की रचना कौन सा नहीं है? हम लोग ट्रिक बनाएंगे यहाँ पे, कौन सी रचना नहीं अमीर खुसरो का? तो देखिए पुरुष परीक्षा नहीं, क्यों? पुरुष परीक्षा किसकी रचना? विद्यापति का, याद रखिएगा ये सब। और जो 3 है पहेलियाँ, 2 शकुने, खली बारी, अमीर खुसरो की रचना है। तो देखिए पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत भाषा में लिखी रचना, याद रखिएगा। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया विद्यापति के द्वारा, और ये बाकी रचना क्या है? इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 64 में। कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? देखिए दोस्तों, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन नहीं है? तो देखिए विद्यापति क्या है? नहीं है। विद्यापति आप आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, तो इसलिए नहीं होंगे। पर रैदास, नानक और कबीर क्या हैं? हमारे निर्गुण संत धारा के कवि हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा इसका ये भी देख लेते हैं। आप जान ही रहे हैं विद्यापति जो है मैथिल कोकिल, विद्यापति को कुछ उपाधि मिला था, उस उपाधि को हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया, अभिनव जयदेव कहा गया, खेलन कवि कहा गया विद्यापति को, तो ये सब याद रखिएगा। अब विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि थे, दोनों थे, ठीक है। और रैदास, नानक और कबीरदास निर्गुण धारा के कवि हैं। अब विद्यापति शैव संप्रदाय के थे, ये भी याद रखना है आपको। देखिए बार बार आ रहा है, इसीलिए हम आपको बार बार बता दे रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, ढोला मारू रा दुहा, ढोला के पिता का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा राजा नल। ढोला मारू रा किसके द्वारा लिखा गया? कवि कल्लोल के द्वारा, कब? 11वीं सदी में कवि कल्लोल के द्वारा। पूछा जाता है कि किसके द्वारा रचना है, तो कवि कल्लोल के द्वारा 11वीं सदी में, ठीक है दोस्तों। अब इससे ज़्यादा यहाँ पे उतना ध्यान देना नहीं है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी में मान्यता किस विद्वान का है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दबाल का है, ठीक है। तो याद रखिएगा। 66 हो गया दोस्तों। 67 में हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला। सिद्धों से ही छट करके कुछ नाथ पंथ मने इसमें 9 कवि थे नाथ पंथ में, ये सिद्धों 84 सिद्ध थे, ठीक है। कन्हपा, लुईपा, सरहपा सब सिद्ध ही थे। तो उसी में से छट करके 9 नाथ पंथ आए थे। नाथ पंथ मने नाथ बने थे, 9 से नाथ, नाथ मने न से नाथ, न से 9 कवि मिल करके नाथ पंथ का बना दिए थे नाथ पंथ। और उसमें यही सिद्ध से ही छट करके नाथ पंथ बना था। अब हम लोग देखेंगे किसने कहा था इस कथन को, हम और विस्तार से भी देख लेंगे। और देखिए 9 नाथ में एक कौन कहे हैं इसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोले थे। और शुक्ल जी ने अपने रचना में आदिकाल प्रकरण 2 में कहा इस बात को। और इसमें क्या कहें कि 84 सिद्ध थे। सिद्धों की संख्या कितनी? सिद्धों में 84 सिद्ध कवि थे, ठीक है। और उसी प्रकार नाथों की संख्या, नाथ बताए 9। और गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों में कौन कौन थे? 9 नाथ को आप थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 9 नाथ में कौन नहीं है, हाँ है, ऐसे करके पूछ दिया जाता है। तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सतनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ। इसमें इंपॉर्टेंट है नागार्जुन, गोरखनाथ, जलंधर और चरपट, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप। तो ये सब 9 नाथ में ये 9 कवि थे, ठीक है। ये सब सिद्धों से ही निकल करके आए थे नाथ पंथ में।
और आप जान रहे हैं सिद्ध किससे है, जो वज्रयान है सिद्ध अथी बौद्ध धर्म में वहीं से निकल के आया था, सिद्ध बौद्ध धर्म के वज्रयान से। ठीक है दोस्तों, हम बता दिए। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सा है? पृथ्वीराज रासो क्या है? पिंगल है। पिंगल मैंने क्या? श्रृंगारिक रचना, जिसमें ज़्यादा प्रेम की बातें जब होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको पिंगल। पिंगल में क्या होता है? ब्रज और राजस्थानी भाषा जब दोनों मिल जाता है तो पिंगल हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचिता चंद्रवर दाई हैं। चंद्रवर दाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी। और देखिए, अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको सारा इसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा और उसमें बीपीएससी का भी प्रश्न है। ठीक है, और स्टेट का भी तो हम आपको बता दिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। आदिकालीन हिंदी से संयोगता नहीं है, तो ये देखिए इसमें क्या होगा? आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, संयोगता की ओर झुकाव, संयोगात्मकता की ओर झुकाव नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अब इसको उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं इसको उठा करके। हाँ, अब देखिए ये भी उतना इम्पोर्टेंट, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उस पर नहीं ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। आदिकाल में देखिए आपको याद रखना, आदिकाल के अंतिम चरण के लास्ट टाइम के सबसे सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का विकास किए थे, वो स्टार्ट किए थे वहीं से वे, समझ गए ना? अमीर खुसरो। और इनका बचपन का नाम है, वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। याद रखिएगा दोस्तों, अबुल हसन। ठीक है, और क्या याद रखेंगे? इनके द्वारा जो रचना है ये तो आपको बता ही दिए, खाली बारी पहेलियाँ, बार बार इसे देखे रहे हैं, पूछा भी जाता है। ठीक है, और कवियों का महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा इसको ईश्वरी प्रसाद ने दिया था। और हम लोग यहीं पे एक बात और याद कर लेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। स्वयंभू कौन कवि हैं? 8वीं सदी के हैं। इनके ग्रंथ पौम चरियु, रिठनेमी चरियु, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि किनको कहा जाता है? स्वयंभू को। अब देखिए, पुष्पदंत किनको कहा जाता है? ये 10वीं सदी के कवि हैं। स्वयंभू हैं 8वीं सदी के, और पुष्पदंत कैमे कवि के हैं? 10वीं। देखिए क्या है, दंत मैंने दांत होता है, 10 से 10 होता है, इसलिए 10वीं सदी कवि याद रखिएगा। पुष्पदंत 10वीं कवि। अपभ्रंश का भवभूति इनको कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए अपभ्रंश का वाल्मीकि तो याद रखिएगा स्वयंभू। और अपभ्रंश का जब भवभूति बोला जाएगा तो क्या याद रखिएगा? भवभूति से क्या याद रखिएगा? पुष्पदंत। ठीक है, देखिए दंत में भी क्या याद रखिएगा? दंत मैंने दांत त है लास्ट में लगा, भवभूति में भी त लगा हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा जब भवभूति पूछा जाएगा तो समझिए पुष्पदंत हो जाएगा। त देखिए दोनों में लास्ट में लगा, भवभूति में भी त है और पुष्पदंत में भी देखिए लास्ट में त है, तो याद रखिएगा पुष्पदंत और भवभूति, मतलब अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को। और जब बोला जाए वाल्मीकि तो स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता दिए भवभूति का कुछ रचना है, महापुराण, नय कुमार चरियो, जसर चरियो, याद रखिएगा ये सब। अब हम लोग आगे, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? हिंदी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसको शुक्ल जी ने भी माना है, और प्रथम महाकाव्य माना है शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को। और क्या इसके जो लेखक हैं चंद्रवर दाई, उनको प्रथम महाकवि के संज्ञा भी दिए हैं। चंद्रवर दाई ने 18वीं सदी में किए। राम कुमार वर्मा ने लिखा है पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रवर दाई को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो में 56 छंद की बहुलता, आपको हम बताए थे पृथ्वीराज रासो में कितने 68 प्रकार का छंद का रचना है, और जो चंद्रवर दाई को 56 छंद का बादशाह माना जाता है। ठीक है, समझ गए। और गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए गणपति चंद्रगुप्त किसको माने? शाली को। ऐसे याद रखिए, गणपति जी शाली को माने, मान लिया अपना शाली को गणपति जी माने हैं। ठीक है, गणेश जी, ऐसे याद रखिए, हम ट्रिक बता रहे हैं। गणेश जी अपना शाली को माने हैं, तो गणपति चंद्रगुप्त किनको माने? प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को। ठीक है, पर शुक्ल जी किसको माने हैं? प्रथम कवि, मतलब इसको पृथ्वीराज रासो को के चंद्रवर दाई को क्या मानते हैं? प्रथम महाकवि मानते हैं, और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट किताब का नाम याद रख, गोरख राठौर उनका युग, रांगे राघव। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय याद रख लीजिए, नाथ संप्रदाय में लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध साहित्य को धर्मवीर भारती। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो देखिए देश भाषा, याद है, इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि से जब प्रश्न आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है।
अपभ्रंश से अलग, भिन्न मने अपभ्रंश से अलग जो प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहते हैं विद्यापति। पर भरत मुनि क्या कहते हैं, अपभ्रंश को ही देश भाषा कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि भरत मुनि जो है दूसरी तीसरी शताब्दी के कवि हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों अब आगे चलते हैं। चंद्रवर्त जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। तो चंद्रवर्तदाई का जन्म कब हुआ था, 1168 ईस्वी में। और जगनीक का कब हुआ था, 1173 में। अमीर खुसरो का 1253 में। अमीर खुसरो कब, 1253 में। और श्रीधर का अब देखिए यही हम लोग याद रख लेंगे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, इसमें ये देखेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 79 नंबर में। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोरखनाथ कौन है, गोरखनाथ। इनका मंदिर भी मैं गया हूँ, गोरखपुर में इनका मंदिर है गोरखनाथ का एक। और इसमें जो योगी जी थे, योगी जी इस मंदिर में बार बार आते जाते रहते हैं। गोरखनाथ का जो मंदिर है गोरखपुर में, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर में गया था यहाँ। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। नाथ संप्रदाय के लोग किसका पूजा करते हैं, शिव भगवान का। ठीक है, हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। किस पे आधारित है, हठ योग की साधना पद्धति पर नाथ पंथ में। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छिंद्र नाथ को भी मानते हैं, कुछ विद्वान, पर ऐसे कौन होंगे, गोरखनाथ। ठीक है, नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। नाथ पंथ किससे निकला, बौद्धों की वज्रयान शाखा बताए थे। नाथ में गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों की बताया गया। 9 नाथ आपको हम बताए थे कि नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सतनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। ठीक है, महापुराण के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये पुष्यदंत हो गए। कौन हो जाएंगे, पुष्यदंत। महापुराण पुष्प याद रखेंगे, पुष्प मैंने पुष्प ऐसे याद रख लेंगे, पुष्प। अब पुष्प क्या होगा, महान होता है पुष्प। ये महापुराण मैंने महान हो गया, पुष्प क्या होता है, महान होता है फूल। हम लोग बार बार उसको भगवान पे चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ ट्रिक बना के याद रखेंगे।